अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमारा वीडियो है जो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी मिड सेम एग्ज़ाम दिए हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैंने पेपर्स में डाले थे। तो आज के जो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्केलेटल मसल्स। सो इस क्वेश्चन को समझने से लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये बेसिकली वॉलंटरी मसल्स हैं हमारी बॉडी के, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सो जितनी भी वॉलंटरी मसल्स हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी की, वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जो उसमें जिसमें स्केलेटल मसल इन्वॉल्व हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डेफिनेटली सीनस का कोई पार्ट चाहिए। तो इसमें बेसिकली इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल है बेसिकली। सो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है हमारे पास एएनएस और दूसरा है हमारे पास सोमैटिक नर्व्स है। तो एएनएस जो है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर आती है ऑटोनोमिक नर्व्स, और जिसमें आती हैं सिंपैथिक नर्व्स आती हैं और पैरासिम्पैथिक नर्व्स आती हैं। तो वो जो हमारे पास एएनएस का पार्ट है वो बेसिकली इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, वो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल नहीं करता। जैसे हमारा हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करता है एएनएस, क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन स्केलेटल मसल जो है ये बेसिकली वॉलंटरी मसल्स हैं, और ये इसका मतलब है, वॉलंटरी का मतलब है कि हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ब्रेन जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट्स को। तो इसमें डेफिनेटली एएनएस इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम इसके ऑप्शंस में देखते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है ये आती हैं एएनएस के अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये तो बेसिकली आंसर हमारे पास ठीक नहीं होगा, ए इज़ नॉट अ राइट आंसर। अगर हम सी को देखते हैं तो सिंपैथिक नर्व्स हैं। सिंपैथिक नर्व्स जो है ये भी एएनएस के अंदर आती हैं, तो ये भी हमारे पास आंसर जो है ये भी गलत होगा। सो इसका मतलब है ए एंड सी आर रॉन्ग, सो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स जो है ये बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आती हैं। लेकिन ये जो नर्व्स हैं ये कंट्रोल करती हैं वॉलंटरी नर्व्स, वॉलंटरी मसल्स को। सो सोमैटिक नर्व्स जो हैं ये दिस इज राइट आंसर। तो इसमें अब जिस बच्चों ने बी को करेक्ट किया, बी को टिक किया था या बी को सर्कल किया था, तो बी वाज द राइट आंसर, सोमैटिक नर्व। सोमैटिक नर्व जो है ये बेसिकली वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करती है, तो स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी मसल्स हैं, तो बी वाज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। हमने इसमें से पिक वो करना है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते थे न्यूरोट्रांसमीटर होते कौन कौन से। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? सो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो कि नर्व एंडिंग पे रिलीज होते हैं और हमारे इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं फ्रॉम ब्रेन टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें सिग्नलिंग होती है, नर्व टू नर्व सिग्नलिंग हो सकती है या नर्व टू मसल सिग्नलिंग जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। सो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और सेकंड हमारे पास होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमने पढ़े हैं। सो एक्साइटेटरी के अंदर सबसे पहले हम लोग देखें तो ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है ये बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आता है। सो दिस इज नॉट अ राइट आंसर, ए तो आंसर नहीं होगा। एसिटाइलकोलिन की बात करें तो एसिटाइलकोलिन जो है ये भी बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको मैंने आपको बताया भी था। ये बेसिकली दोनों तरह पे काम करता है, एक्साइटेटरी भी काम करता है और इनहिबिटरी भी काम करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर मोस्टली जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो ये भी हमारे पास आंसर बी इज़ नॉट अ राइट आंसर। अगर नेक्स्ट सी को छोड़कर डी पे जाते हैं, गैबा। गैबा जो है जो हमारे पास ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको जो कि इसको अगर हम बात करें, गैबा की बात करें, तो गैबा जो है बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। गैबा जो है हम गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं गैबा को। सो गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है सीनस के अंदर। सो डी वाज नॉट अ राइट आंसर। सो ए बी एंड डी तीनों तो आंसर्स नहीं थे ठीक। अगर हम सी की बात करें तो ये है टायरोसिन। टायरोसिन जो है, अगर टायरोसिन की बात करें तो ये एक अमाइनो एसिड से मिलकर बना है टायरोसिन, और दिस इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम नहीं करता। ये अमाइनो एसिड है टायरोसिन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है। सेल जो है इसको यूज़ करते हैं और इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ करते हैं सेल टायरोसिन को। सो ये एक अमाइनो एसिड है और दिस इज़ नॉट अ
न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम नहीं करता। हमारी बॉडी के अंदर टायरोसिन जो है ये मौजूद होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो टायरोसिन वाज अ राइट आंसर। बाकी तीनों जो थे वो न्यूरोट्रांसमीटर थे, लेकिन टायरोसिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि विच सिंपैथिक नर्व get activated, sorry, when sympathetic nerve get activated it releases। so इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा सिंपैथेटिक नर्व क्या होती है। अगर हम बात कर, मैंने अभी बताया आपको कि दो तरह के एनस की बात करें तो एनस के दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास जितने भी मसल्स हमारे ऑर्गन्स हैं उसको इनहिबिट करता है। बेसिकली ये रेस्ट की स्टेट में एक्टिवेट होता है और मोस्टली हार्ट रेट को ये डिक्रीज करता है। अगर हम बात करते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जब ये एक्टिवेट होगा तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट रेट जो है हमारा वो इंक्रीज होता है। फाइट एंड फ्लाइट की मूड में एक्टिवेट होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और ये ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। अब अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस थे जिसमें 2 न्यूरोट्रांसमीटर की बात की है, एक तो एसिटाइलकोलिन है और दूसरा है एड्रेनालिन। सबसे पहले देखते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है ये बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है। मीन्स के जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होता है तो उस कंडीशन के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और ये जब रिलीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, तो ऑर्गन को ये इनहिबिट करता है। तो ये वो सिम्पैथिक नर्व्स को तो एक्टिवेट नहीं करता, तो इस कंडीशन में ये रिलीज नहीं होता। तो सी एंड डी वाज नॉट अ राइट आंसर। सो अगर हम बात करें ए और बी की, ए और बी में से एक राइट आंसर था। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एड्रेनालिन क्या होता है। एड्रेनालिन बेसिकली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जिसको हम एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, और ये तब रिलीज होगा जब सिंपैथिक नर्व्स जो है एक्टिवेट होती हैं। सो एड्रेनालिन जो है बेसिकली इसको हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। आपने एपिनेफ्रीन के बारे में सुना होगा। सो इसका नाम जो है बेसिकली एपिनेफ्रीन है। जब भी एपिनेफ्रीन रिलीज होती है तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एपिनेफ्रीन रिलीज होती है नर्व एंडिंग के अंदर, वो जाके बाइंड करती है और ऑर्गन्स जो है हमारे बेसिक, अगर ऑर्गन की एग्जांपल लें, यहाँ पे हार्ट की एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तो ये फाइट एंड फ्लाइट के मूड में एक्टिवेट होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और वो क्या करेगा, सिंपैथिक नर्व्स को एक्टिवेट करेगा और उस कंडीशन के अंदर एपिनेफ्रीन या इसको सेकंड वर्ड में कहें तो एड्रेनालिन रिलीज होगी, और वो क्या करेगी, जाके हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करेगी, डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगी। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था ए, एड्रेनालिन विल स्टिमुलेट दी ऑर्गन्स। तो इस थर्ड आंसर भी आपको पता लग गया। आगे जाते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो था मैंने पूछा था वो था व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है। सो डिफरेंट बुक्स के अंदर आपने डिफरेंट नंबर्स देखे होंगे, जो कि डिफरेंट बुक्स जो है उनके अंदर जो जिसकी रेंज है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर इसमें अगर आपने चूज़ करना हो तो आपने वो देखनी है रेंज जो कि सबसे क्लोजेस्ट है। सो दिस 70 टू लेके 100, 70 से 100 जो है एंगस्ट्रम, दिस वाज द राइट आंसर। ये सबसे क्लोजेस्ट रेंज है जो कि डिफरेंट बुक्स के अंदर दी गई है। सो 70 से लेके 100 एंगस्ट्रम जो है वो ये हमारे पास थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की। और एक फोर्थ ये क्वेश्चन था हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि विच आइन मूव फ्रीली अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि वो आइंस जो कि इसमें से वो आइन चूज करना था जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन जो था वो सोडियम और क्लोराइड। ए था सोडियम, सेकंड था क्लोराइड और थ्री था पोटेशियम, और फोर्थ वन था बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसके थ्रू रिलीज होता एक्टिवेट ये मूव करता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है ये रिप्लेस होते हैं एक दूसरे के लिए। सोडियम जो है और पोटेशियम जो है ये दोनों सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को यूज़ करती हैं, उसके थ्रू ये सेल के मूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन ए और के सी था ये तो राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते इन्हें एनर्जी की जरूरत है। तो इसके लिए एनर्जी होगी तो वो मूव करेंगे, अदरवाइज ये मूव नहीं कर सकते सेल के इर्द गिर्द। और उसके बाद अगर बात करते हैं डी की, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो है ये भी एनाइन के तौर पे काम करते हैं। एनाइंस हैं, बड़े आइंस हैं, और ये भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास नहीं करते। तो इनको पास करने के लिए सबसे पहले जो हमारे बाइकार्बोनेट्स है ना, इनको कन्वर्ट होना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर।
कन्वर्ट होते हैं बाइकार्बोनेट्स। जब बाइकार्बोनेट जो है ये कन्वर्ट होंगे उसके बाद ये पास करेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म होता है और ये फिर नेक्स्ट जो है बेसिकली बाइकार्बोनेट जो है पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते बाइकार्बोनेट्स, इनको पास करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बाइकार्बोनेट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो बाकी पीछे रह गया था ऑप्शन वो था क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयन जो है ये बेसिकली ये आंसर था राइट आंसर था बी। क्लोराइड आयन जो है बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली क्लोराइड आयन जो है ये एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं और ये सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं और ये इन्हें किसी भी ये इनके पास ना इन्हें किसी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। चैनल्स होते हैं ट्रांस सेलुलर रूट जो होता है, ये बेसिकली ट्रांस सेलुलर रूट के थ्रू पास करते हैं सेल के अंदर और इसके एपिथेलियम के थ्रू ये क्रॉस करते हैं, इसमें सेल के थ्रू ये एंटर करते हैं। क्लोराइड्स डिफरेंट चैनल्स होते हैं उसके थ्रू क्लोराइड मूव करते हैं और इन्हें जो है एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये पास कर सकते हैं क्लोराइड आयंस। सो बी वाज द राइट आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 था वो मैंने पूछा था कि नर्व फाइबर्स वो बतानी है जो कि द नर्व फाइबर इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग विच स्टिमुलाई टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अगर नर्व जो हमारे पास फाइबर है उसकी बात करें तो वो किस स्टिमुलाई को कन्वर्ट कर सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगर इस क्वेश्चन के सबसे पहले देखें तो इसके डिफरेंट मैंने दिए थे आपको ऑप्शन। सबसे पहले अब सी की तरफ चलते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करना तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कन्वर्ट नहीं ना होगी, बेसिकली सेम वर्ड है, इलेक्ट्रिकल भी वहीं पे दिया गया है और नीचे भी इलेक्ट्रिकल है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। सो हमारे पास जो राइट आंसर था वो क्या था, डी, जिसमें मैकेनिकल एंड केमिकल। सो नर्व फाइबर जो होती है बेसिकली केमिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट करती है और इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको भी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये इसमें जो डी ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों को कन्वर्ट करती है नर्व फाइबर इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7th क्वेश्चन है, जिसमें उसमें मैंने पूछा था कि कैल्शियम जो है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन किससे बाइंड करती है। अच्छा, कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम, इसमें मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, बेसिकली 5 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हम एक्टिन की बात करते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो है इसके आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक्टिन के अंदर फिलामेंट्स के अंदर ट्रोपोमाइसिन आती है, ट्रोपोनिन आती है और इसमें जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं बेसिकली ये इनका जो एफ एक्टिन जो होता है ये बाइंड करता है जाके मायोसिन के साथ। तो एक्टिन के साथ तो बेसिकली ये कैल्शियम आयंस बाइंड नहीं करेंगे, पीछे रह गया हमारे पास ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। अच्छा, इसमें से सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो है एफ एक्टिन की जो एक्टिव साइड होती है जिसके साथ आके मायोसिन मॉलिक्यूल ने आके बाइंड करना होता है उसको ये क्लोज रखती है, इसके ऊपर ये एफ एक्टिन के ऊपर ये मूव कर रही होती है। तो इसका मतलब है ट्रोपोमायोसिन जो है ये कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करती, ये एफ एक्टिन के ऊपर जो है इसकी एक्टिव साइड जो होती है उसके ऊपर ये बाइंड कर, इसके ऊपर ये जो है मूव करती है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के तौर पे ये स्टैंड के तौर पे कर रही होती है। जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था डीएनए में, वैसे ही ट्रोपोमायोसिन जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि टोटली जो है एफ एक्टिन की जो एक्टिव साइड होती है उसको कवर कर रही होती है। सो ये कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करती। बाकी रह गए हमारे पास 3 ऑप्शन ट्रोपोनिन के। ट्रोपोनिन जो है उसकी अगर बात करें उसके 3 पार्ट्स है, जिसमें ट्रोपोनिन आई था, ट्रोपोनिन टी था और ट्रोपोनिन सी था। तो ट्रोपोनिन आई जो होता है वो अटैच होता है एफ एक्टिन के साथ। सो इसका मतलब है ट्रोपोनिन आई जो है वो आंसर ठीक नहीं था। अगर ट्रोपोनिन टी की बात करते हैं तो वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है ट्रोपोनिन टी, तो इसका मतलब ट्रोपोनिन टी जो है वो भी आंसर ठीक नहीं था। तो इसमें जो राइट आंसर था वो ट्रोपोनिन सी था, टीपीसी, जो कि बी ऑप्शन था। ट्रोपोनिन सी जो है ये राइट आंसर है। बेसिकली ट्रोपोनिन सी जो है वो बाइंड करती है कैल्शियम के साथ। सो कैल्शियम जो है वो बाइंड करती है ट्रोपोनिन सी के साथ, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है फिर उसके बाद मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैंने पूछा था कि व्हाट हैपन इन डी कंट्रैक्टेड मसल फाइबर। जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है। अब इसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शन दिए थे, इसमें ए बैंड वैनिश करता है, एम लाइन वैनिश करती है, एयर जोन लॉन्गेट होता है या आई बैंड स्टडी रहता है। अब चारों में से एक क्वेश्चन, एक आंसर बिल्कुल ठीक था। अगर इसको समझना तो आपको उस चीज़ को मैंने जो आपको समझाई थी क्लास के अंदर, जो बताया था कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्टर तो क्या होता है, उसको बताता हूँ मैं आपको।
यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे जो फर्स्ट वन है, आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर क्या था, यहाँ पे मैंने पूछा था कि वो था ए बैंड वैनिश इज वैनिश। तो अगर आप मसल की यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखें ए बैंड यहाँ पे, तो ए बैंड जो है ये रेड पार्ट जो है, रेड पार्ट जो आपको देख रहे होंगे सेंटर में, तो रेड ऊपर लिखा भी हुआ है ए बैंड। तो ए बैंड जो है बेसिकली ये चेंज नहीं होता, ए बैंड उतना का उतना रहता है, तो ए बैंड वैनिश तो नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो ए बैंड होता है बेसिकली वैसे के वैसा रहता है, ये वैनिश नहीं करता। ये इस ए ऑप्शन करेक्ट नहीं था। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था वो था सी। हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, एच जोन। एच जोन लॉन्गेट। अच्छा, एच जोन elongate करता है कि नहीं करता, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एच जोन की बात करते हैं हम, नीचे आप देखें तो दो जो ब्लू लाइंस हैं जहाँ पे एंड हो रही हैं, दो ब्लू लाइंस सेंटर में, वहाँ पे एच जोन लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें तो एच जोन काफ़ी वाइड है, और नीचे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन जो है ये ब्लू लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो गई है, दो ब्लू लाइंस के दरमियान स्पेस जो है ये लाइन में कम हो गई है। ये बेसिकली एच जोन था। इसका मतलब है कि एच जोन जो क्या हुआ है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये बेसिकली रिड्यूस हो गया है एच जोन। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या था हमारे पास, एच जोन लॉन्गेट। तो इसका मतलब ये एच जोन जो है लॉन्गेट नहीं होता बल्कि ये रिड्यूस हो जाता है। तो सी भी ऑप्शन ठीक नहीं है। डी के ऑप्शन की तरफ जाएं तो आई बैंड स्टडी रहता है। ये आई बैंड स्टडी रहने का मतलब है कि आई बैंड चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो आई बैंड आप ऊपर वाले देखेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो ब्लू लाइन के आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये आई बैंड दिखाया है, जहाँ पे रेड रेड लाइन है वहाँ तक, ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन तक ये है हमारे पास आई बैंड। अगर इसको कंपेयर करें, नीचे की तरफ कंपेयर करें तो यहाँ पे आई बैंड जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर नीचे आप देखेंगे लास्ट लाइन में देखेंगे तो आई बैंड रिड्यूसेस। तो आई बैंड बेसिकली क्या हो रहा होता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है, क्योंकि ये ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं, इस जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास है आई बैंड। सो इसको अगर कंपेयर करें नीचे कंट्रैक्टिंग मसल के साथ तो आई बैंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मसल कंट्रैक्शन के दौरान आई बैंड रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब है आई बैंड स्टडी नहीं रहता। तो डी वो ऑप्शन वाज नॉट राइट। अगर इसमें रह गया सिर्फ एम लाइन। एम लाइन क्या होती है, बेसिकली जो एच जोन होता है ना, यहाँ पे एच जोन आपको दिखाता हूँ, सेंटर में एच जोन है। एच जोन के दरम्यान में होती है एक लाइन, छोटी सी लाइन होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एम लाइन हमेशा जो है वो वैनिश हो जाती है। एम लाइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एम लाइन वैनिश हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर था वो ठीक था, वो बी था कि एम लाइन वैनिश हो जाएगी। बाकी ए बैंड भी वैनिश नहीं होता, एच जोन भी लॉन्गेट नहीं होता, और आई बैंड जो है वो भी स्टडी नहीं रहता, वो भी कम हो जाता है। सो मेन जो ऑप्शन जो यहाँ पे सही आंसर था वो था एम लाइन वैनिश हो जाती है, बी ऑप्शन जो था यहाँ पे करेक्ट था। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नाइन्थ क्वेश्चन, उसका वो क्वेश्चन था द लेंथ ऑफ विच इज नॉट रिड्यूस्ड वाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब, तो किसकी लेंथ जो है रिड्यूस नहीं होती। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सार्कोमेयर, सार्कोमेयर जब भी आपने पढ़ा था, सार्कोमेयर बेसिकली क्या है कि मसल, अगर मसल फाइबर की बात करें तो सार्कोमेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। मसल की जो लेंथ है, सार्कोमेयर की लेंथ जो है ये कम हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। आई बैंड की बात करें तो आई बैंड यहाँ पे देखें, ये मैंने ऊपर दिखाया, तो अभी बताया आपको कि आई बैंड जो है ये ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन तक हमारा जो पार्ट है उसको आई बैंड दिखाया गया यहाँ पे। अगर ऊपर वाले पार्ट में देखें और नीचे वाले पार्ट में देखें तो आई बैंड जो है रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आई बैंड रिड्यूस होता है तो ये मसल इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे हम डी ऑप्शन देख लेते हैं पहले, एच जोन। एच जोन जो है बेसिकली सेंटर में वाला पार्ट था, सेंटर वाला पार्ट जो एच जोन है आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे सेंटर में एच जोन है। और एच जोन जो है बेसिकली जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एच जोन जो है ये दो ब्लू लाइन के दरमियान जो पार्ट है इसको कहते हैं एच जोन। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे आप देख सकते हैं कि तो ब्लू लाइन के जो पार्ट है वो क्लोज हो गया है, तो इसका मतलब है एच जोन भी रिड्यूस हो गया है। सो एच जोन भी रिड्यूस हो जाता है, ये इसका मतलब है कि आंसर ये भी ठीक नहीं था, मसल ये भी रिड्यूस हो जाता है। सो जो जो रिड्यूस नहीं हुआ वो क्या था, वो ए बैंड है। ए बैंड अगर देखें यहाँ पे, आप ऊपर वाले पार्ट में देखें ए बैंड, रेड पार्ट जो है जितना भी रेड लाइन है ये ए बैंड को शो कर रही है। और ए बैंड यहाँ पे भी ये बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, थिक फिलामेंट से। ए बैंड जो होता है बेसिकली थिक फिलामेंट से मिलकर बनता है, जिसको मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। ये रेड पार्ट जो है ये बेसिकली मायोसिन फिलामेंट्स हैं। और ये ए बैंड जो है ऊपर देखें, मसल जब रिलैक्स हुआ और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए बैंड जो है ये चेंज नहीं हुआ। सो ये इसकी जो लेंथ है ये रिड्यूस नहीं होती। तो सही ऑप्शन जो था ये था हमारे पास सी, ए बैंड जो है उसकी लेंथ रिड्यूस नहीं होती। आगे जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो था कि द ए बैंड और स्केलेटल मसल डोंट चेंज देयर विड्थ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज।
जो हमारे पास ए बैंड है उसका, उसकी अभी जो लास्ट क्वेश्चन भी बताया मैंने उसका आंसर इसी में था कि ए बैंड जो है उसकी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होती, उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती स्केलेटल मसल्स के अंदर ए बैंड की, वो क्यों नहीं होती। उसका आंसर क्या था कि फर्स्ट वन, जो अगर आप फर्स्ट वन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि थिक फिलामेंट या नॉट इन्वॉल्व इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो थिक फिलामेंट तो इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता है कि जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनको थिक फिलामेंट कहते हैं। थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो आप इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए जो है स्लाइडिंग स्लाइडिंग जो फिलामेंट थ्योरी है उसके अंदर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ए ऑप्शन जो था वो तो गलत हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं, ए बैंड एक्सटेंड बियॉन्ड द सार्कोमेयर। ऐसा भी नहीं है कि ए बैंड जो है वो सार्कोमेयर से बाहर निकल जाए। ए बैंड जो होता है बेसिकली ये सार्कोमेयर के अंदर ही होता है, तो सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ए बैंड आर थिन फिलामेंट देमसेल्फ विच डू शॉर्टन। तो ए बैंड जो है वो थिन फिलामेंट नहीं होते, ए बैंड जो है बेसिकली ये बनते हैं मायोसिन से। ए बैंड हमेशा मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। तो थिन फिलामेंट होते हैं वो बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। सो ए बैंड जो होता है उसमें मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो डी जो पार्ट है, डी ऑप्शन जो है वो भी गलत है। तो अब अगर ठीक आंसर क्या था, बी। बी ऑप्शन में क्या था कि द ए बैंड आर ए थिक फिलामेंट देमसेल्फ व्हिच डोंट शॉर्टन। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ए बैंड बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, मायोसिन से। ए बैंड मिलके बने हैं मायोसिन से, और मायोसिन फिलामेंट जो है ये थिक फिलामेंट भी कहते हैं हम इसको। सो थिक फिलामेंट है ए बैंड, और इनकी जो लेंथ है ना ये शॉर्ट नहीं होती। मायोसिन फिलामेंट जो है ये शॉर्ट नहीं होते, जो एक्टिन फिलामेंट है वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन मायोसिन फिलामेंट जो है वो शॉर्ट नहीं होते। ये टोटल हमारा जो टोटल आंसर्स थे, क्वेश्चंस थे, मैंने इनके आंसर आपको बता दिए। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर था, आज का टॉपिक जो था, वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है आज। आपने ये चैनल जो आपने सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करें। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।